देखिए आज हम रक्त का थक्का जमना जानेंगे कि रक्त का थक्का कैसे जमता है। क्लोटिंग ऑफ ब्लड, ब्लड का थक्का कैसे बनता है। तो ब्लड का थक्का आप नॉर्मली आपने पढ़ा होगा या किताबों में है ना, या सुना होगा कि ब्लड को जमने में मिनिमम 4 मिनट का समय लगता है। कितने मिनट का? 4 मिनट का। आज मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से हमारे शरीर में ब्लड जमता है। अभी तो आपने पढ़ा होगा ऐसा कि ब्लड जमने में विटामिन के मदद करता है। विटामिन के अलावा ये तो बहुत छोटी सी बात है, ब्लड को जमाने में विटामिन के तो मदद करता है, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें होती है जो ब्लड को जमाने में मदद करती है। आज हम उस प्रोसेस को समझेंगे कि किस प्रकार से रक्त का थक्का जमता है। सबसे पहले आप देखिए, कल हमने पढ़ा था थ्रोम्बोसाइट, जिन्हें हम बीमाणु कहते हैं। ये बीमाणु क्या करते हैं, जैसे ही हमारे शरीर में कहीं भी घाव बनता है या चोट लगती है तो वहाँ से घाव में से क्या निकलने लगता है? ब्लड निकलने लगता है। तो वहाँ पर कौन आ जाते हैं? बीमाणु आ जाते हैं, जिन्हें हम थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। ये थ्रोम्बोसाइट जैसे ही हमारे घाव वाले स्थान पे आते हैं, ब्लड वाले जहाँ से ब्लड निकल रहा, वहाँ पर आकर हमारे वायुमंडल की वायु से क्या कर लेते हैं? क्रिया कर लेते हैं, और क्रिया करके तुरंत ही क्या बना लेते हैं? थ्रोम्बोप्लास्टिन बना लेते हैं। जैसे ही ये थ्रोम्बोप्लास्टिन बनता है, इसे पता लगता है कि भाई ब्लड निकल रहा है, तो ये एकदम से चौंक जाता है, अरे ब्लड निकल रहा है। तो ये मदद करने के लिए मदद मांगने के लिए जाता है कौन के पास? कैल्शियम के पास। अरे भाई ब्लड निकल रहा है, चलो कुछ करते हैं। तो कैल्शियम कहता है यार मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो इतना पावरफुल हूँ नहीं कि अकेला मैं ब्लड को बहने से रोक सकूँ। तो ये थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम से मदद मांगता है। तो कैल्शियम इससे कहता है भाई मेरे पास एक आइडिया है कि हम एक ऐसे प्रोटीन के पास चलते हैं जो ये काम कर सकता है। तो देखो ये जो प्रोथ्रोम्बिन है, ये एक प्रोटीन होती है प्रोथ्रोम्बिन। तो ये दोनों इसके पास जाते हैं, ये अभी निष्क्रिय अवस्था में सो रहा है ना, तो इसको ये जगाते हैं कि भैया ब्लड बह रहा है, चलो उसको रोकते हैं। तो ये दोनों इससे कहते हैं और ये प्रोथ्रोम्बिन किस में बदल जाता है? थ्रोम्बिन में बदल जाता है। इस प्रकार से सक्रिय अवस्था में आ जाता है। और जैसे ही इसको पता लगता है अरे ब्लड बह रहा है, तो ये बहुत सक्रिय हो जाता है और तुरंत ही ये जो थ्रोम्बिन होता है ये फाइब्रिनोजन के पास पहुंचता है और फाइब्रिनोजन को सक्रिय कर देता है, भैया ब्लड बह रहा है चलो रोकते हैं। तो ये इसको सक्रिय कर देता है, ये तुरंत किस में बदल जाता है? फाइब्रिन में बदल जाता है। और ये फाइब्रिन जो बनता है, ये फाइब्रिन जो होता है जाली के नुमा होता है, एक छन्ने के टाइप का होता है। और ये छन्नी जाली कहाँ बन जाती है? जहाँ से आपका ब्लड निकल रहा है ना, उस स्थान पर जाली नुमा संरचना बन जाती है। और इस जाली नुमा संरचना में आकर फंस जाते हैं कौन? जैसे कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट, अर्थात जो आपके प्लाज्मा में जो रुधिराणु है ना, वो आकर किस में फंस जाते हैं? इस जालीनुमा संरचना में फंस जाते हैं और फंसकर एक थक्के का निर्माण कर देते हैं और इस प्रकार से आपका थक्का बन जाता है ना। और आप चाहें तो इस थक्के को कुछ दिन बाद हटा भी सकते हैं। अगर तुरंत हटा दोगे तो फिर से खून आने लगेगा ना, तो कुछ समय के बाद हम इस थक्के को हटा भी सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने जाना कि इन 4 स्टेपों के माध्यम से हमारा ब्लड का थक्का जमता है। अब मैं आपको इसका सार बताना चाहता हूँ। देखिए सार ये है कि इनमें कौन कौन सी चीज़ें ब्लड को रोकने में मदद करती हैं, कौन कौन सी वो होते हैं पार्ट्स जो हमारी ब्लड को रोकने में मदद करते हैं। सबसे पहले रुधिराणु, रुधिराणु में कौन आता है? थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट को प्लेटलेट कहते हैं, अर्थात बीमाणु कहते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ब्लड के थक्का बनने में, रक्त का थक्का बनने में कौन सा रुधिराणु भाग लेता है, तो वो लेता है थ्रोम्बोसाइट। अगर आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाए कि कौन सा प्रोटीन भाग लेता है, तो प्रोटीन में आते हैं 2 प्रोटीन, फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन। ये दोनों ही हालांकि होते शरीर में कैसे हैं? निष्क्रिय अवस्था में होते हैं, सुस्त अवस्था में पड़े रहते हैं, इनको सक्रिय किया जाता है। तो ये 2 प्रोटीन है जो रक्त का थक्का बनाने में मदद करते हैं। इसके अलावा आपका एक तत्व है, जिस तत्व कह लो या धातु, कौन सा? कैल्शियम। कैल्शियम जो धातु होती है ये रक्त का थक्का बनाने में मदद करती है। इसके अलावा आपका विटामिन के, ये भी रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। अच्छा देखिए, अगर गलती से आपके शरीर के अंदर क्या बन जाए? थक्का बन जाए। वैसे तो बनता नहीं है, क्योंकि थक्का शरीर के अंदर बनने के लिए वायु चाहिए और वायु अंदर हमारा शरीर पूरी तरीके से पैक है, यहाँ वायु जाने का कोई चांस है नहीं है। तो अगर गलती से अगर मान लीजिए आपकी यहाँ
कहीं भी स्थान पर अगर रक्त का थक्का बन जाता है अंदर, एक तो बनता नहीं है क्योंकि वायु प्रवेश नहीं कर पाएगी, अगर बन जाएगा तो देखो जो ब्लड है वो अपना जो ब्लड होता है ना, हृदय से जब जाता है तो 120 की स्पीड से जाता है, आता है तब 80 की स्पीड से आता है। आपने पढ़ा होगा कि जो ब्लड प्रेशर होता है वो 120/80 होता है। तो जब थक्का बन जाएगा तो बहुत प्रेशर के साथ ब्लड जाएगा और वहाँ जाकर रुक जाएगा, तो रुकेगा तो आपकी नस फट जाएगी ना। तो ये जिसे हेमरेज कहते हैं ना, जिसे हेमरेज कहते हैं। और हेमरेज करने में मदद हेमरेज कौन करता है? विटामिन के क्या करता है? हेमरेज उत्पन्न करता है। हेमरेज सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? मस्तिष्क में। मस्तिष्क में क्यों होता है? क्योंकि मस्तिष्क की जो सिराएं और धमनियाँ होती है बहुत ही पतली होती हैं, उनमें ज़्यादा ब्लड वैसे ही नहीं बह पाता है। और अगर गलती से वहाँ थक्का बन गया तो ये समझ लीजिए कि मृत्यु 100% होना है ना, उसमें कोई दो राय की बात नहीं है। क्योंकि वहाँ ब्लड अगर जम जाता है तो ब्लड क्लोटिंग हो जाती है, ब्लड का थक्का बन जाता है, तो उस व्यक्ति की मृत्यु 100% हो जाती है। उसी को हम हेमरेज कहते हैं। अब देखिए, भगवान ने एक ऐसी व्यवस्था बनाई है कि अगर एक तो हमारे शरीर के अंदर थक्का बनता नहीं है और बनने भी नहीं देता है, कौन है? एक हमारे शरीर में एंटी क्लोटिंग एजेंट है जिसका नाम हिपेरिन है। हिपेरिन जो होता है एक एंटी क्लोटिंग एजेंट होता है जो हमारे शरीर में रक्त का थक्का बनने से रोकता है। ये हमें अंदर शरीर के अंदर रक्त के थक्का बनने को रोकता है, अर्थात रक्त का थक्का नहीं बनने देता। ये इनसे कहता है कि बनाओ, कैसे बना पाते हो, अर्थात ये इनको बनाने से रोकता है। इनके बीच में और इसके बीच में एक प्रकार से दुश्मनी चलती रहती है। ये बनाने का काम करते हैं और ये बनने से रोकने का काम करता है ना। अच्छा देखिए, अगर मान लीजिए कि अगर कोई गलती से, जैसे मान लीजिए आपने डॉक्टर को देखा होगा, डॉक्टर जब सुई लगाता है तो सबसे पहले वो सुई लगाने से पहले उसकी एयर जो होती है, वायु जो होती है, उसको निकालने का प्रयास करता है ना, और कुछ दवाई उसके साथ में फेंक भी देता है ना, बाहर कर देता है। क्यों करता है ऐसा? क्योंकि अगर गलती से शरीर में वायु चली जाएगी तो वायु की उपस्थिति में ये हेपेरिन जो होता है ना, ये उदासीन हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है, अर्थात एक प्रकार से नष्ट हो जाता है, फिर ये कार्य नहीं कर पाता। कि शरीर के अंदर क्या बन जाएगा? रक्त का थक्का बन जाएगा, जो ये क्या है? हानिकारक है, मृत्यु का कारण भी बन सकता है ना। कभी कभी गलती से अगर डॉक्टर अपनी मान लो यहाँ इंजेक्शन लगाता है और गलती से उसके साथ वायु चली जाती है तो आपने देखा होगा थोड़ा सा सूज जाता है और वहाँ टाइट हो जाती है वो भुजा अपनी, है ना। तो डॉक्टर अपन से कहता है सिकाई वगैरह कर लेना, इसलिए बोलता है ताकि वो रक्त का जो थक्का है वो बन ना पाए और वो फैल जाए ना। हालांकि वायु यहाँ इतना असर नहीं होता है, ज़्यादातर ब्लड क्लोटिंग का डर यहाँ रहता है। कहाँ? मस्तिष्क में। तो हेपेरिन एक ऐसा एंटी क्लोटिंग एजेंट है जो आपके शरीर में रक्त के थक्का बनने को रोकता है। अच्छा, इसके अलावा एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको बताऊं, ये दोनों, एक फाइब्रोजिन और एक प्रोथ्रोम्बिन, ये दोनों आपके रक्त का थक्का बनाने में मदद करते हैं। और ये जो आपका एंटी क्लोटिंग एजेंट है, एंटी क्लोटिंग एजेंट जिसका नाम हेपेरिन है, ये आपके शरीर में रक्त को थक्का बनने से रोकता है। परंतु देखो, ये बनते तीनों कहाँ हैं? लीवर में। इन तीनों का निर्माण कहाँ होता है? लीवर में। फिर भी ये बनते एक जगह हैं और कार्य इनके बिल्कुल अलग है। ये दोनों रक्त का थक्का बनाने में मदद करते हैं और ये रक्त का थक्का बनने से रोकता है। हाँ, एक बीमारी है जिसे हीमोफीलिया नाम से जाना जाता है। हीमोफीलिया से ग्रसित जो बीमारी होता है, इस बीमारी में जो ग्रसित बीमार व्यक्ति होता है उसका हेपेरिन कार्य नहीं करता है और उसका रक्त का थक्का नहीं जमता, ना अंदर जमता है और ना बाहर जमता है ना। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, बाकी का हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे ना कल। और आप भाई अगर पसंद आया आपको वीडियो तो शेयर, कमेंट और लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, धन्यवाद भैया।